हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 9th के केमिस्ट्री का जो बेसिक चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला था। जो न्यूमेरिकल बेसिक लॉ पर डिपेंड होंगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड होगा। मैं आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन होगा उसके रिएक्टेंट होगा, उसका रिएक्टेंट होगा, उसका अपना प्रोडक्ट होगा, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डिफरेंस होगा, लेकिन एटम्स दोनों साइड में सेम होंगे। दोनों साइड में एटम सेम होंगे तो उनका मास भी क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे रिएक्टेंट कुछ भी हो, प्रोडक्ट कुछ भी बना हो, लेकिन अल्टीमेटली उनका जो मास है दोनों साइड का सेम होगा। तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में बोर्ड पे नोट किया हूँ, इसको आप एक बार पढ़िए, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ कैसे करना है। और मैं आपको लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तो उसमें बोर्ड के नीचे का भाग जो कि वीडियो में नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो उसमें ये वाला भाग में लिखा था कि एल्केमिस्ट ने अपने सिंबल को, जो वाटर के लिए जो सिंबल यूज़ किया था ये था, फायर के लिए ये वाला यूज़ किया था, और ये डाल्टन का था जिसमें कार्बन के लिए पूरा डार्क ब्लैक और वाटर के लिए तो नीचे का छूट गया था, जो कि मैं आपको आज फिर से बता दिया। ये है डाल्टन वाला, इसको आप नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे और उसके बाद मिटा देता हूँ। इस न्यूमेरिकल को बताऊँगा जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड है। सबसे पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़िए आप, इन्फॉर्मेशन से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहता है। लिखा है कि 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट वेयर मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर। ये रिएक्शन करेंगे, एक प्रोडक्ट है और ये उसका अमाउंट है, ये एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट है और इनका अमाउंट है। उसके बाद आपस में रिएक्शन करेंगे, तो इसका मतलब रिएक्शन करने वाले को रिएक्टेंट बोलते हैं। तो पहले इनको लिख लेते हैं हम। रिएक्शन किसका हो रहा है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट CuSO4। ये ध्यान रखिएगा आप, एक एक कंपाउंड आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, रिएक्टेंट है। क्या है, ये हो गए रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एज ए रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 और कॉपर सल्फेट होता है कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, ये दोनों बन गए। ये दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में अलग अलग कंपाउंड लिया हूँ, रिएक्शन हुआ, इधर कुछ अलग था, इधर कुछ अलग बन गया। इससे कोई मतलब नहीं क्या बना, हमें बस ये चेक करना है कि दोनों साइड के नंबर ऑफ़ एटम सेम है कि नहीं है। नंबर ऑफ़ एटम सेम होंगे तो डेफिनेटली उनका मास क्या होगा, सेम होगा, और मास सेम होगा तो ये लॉ फॉलो किया जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो जाएगा। तो इसका मास दिया है 15.9, इसका मास दिया है 10.6 ग्राम। उसके बाद रिजल्ट में इसका मास है 14.2 ग्राम और उसके बाद कॉपर कार्बोनेट का है 12.3 ग्राम। ये तो इनके मास हो गए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों साइड में सेम ही होना चाहिए, कुछ भी बना हो, मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये 15.9 प्लस 10.6 इक्वल टू 14.2 और प्लस 12.3। आप ऐड करेंगे तो ये होगा 9 6 15, कैरी 5 और 1 कैरी 6 और 1 और 1 2, ये 26.5। इसको ऐड करेंगे तो 3 to 5, 4 to 6,
और 112। तो जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों साइड का मास इक्वल है, यानी कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के क्या हो गया, इक्वल आ गया। और इससे वेरीफाई होगा कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। यही रिएक्शन नहीं, दुनिया के जितने भी रिएक्शन हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन किसने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री थे फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवेजियर, उन्होंने दिया था, इसलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल बताता हूँ, मिटा देता हूँ। आप भी चाहें तो कोई भी रिएक्शन लेकर के और उसके मास को दोनों साइड में इक्वल करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे आप। एक और न्यूमेरिकल मैं बुक से लिख रहा हूँ, उसको भी हम लोग कर लेंगे सॉल्व। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, जो लॉ बने हैं उनको फॉलो करेगा ही करेगा। एक और न्यूमेरिकल है इसमें, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था, ये है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। मैं स्टेटमेंट पूरा लिख दे रहा हूँ। कार्बन एंड ऑक्सीजन, एक मिनट, कार्बन एंड ऑक्सीजन react in the ratio 3:8 by mass. What weight of carbon should be used to react completely with 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी वही बात है, फिक्स रेशियो वाली बात आएगी। मैं आपको बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, वही वाला लॉ यहाँ फॉलो होगा। प्रोपोर्शन सेम रहेगा, अमाउंट पहले का बढ़ेगा तो दूसरे का भी अपने आप उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। वही क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आप ये देखें रेशियो किसका लिया है, कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है, 3:8। तो यह 3/8 भी तो लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि 8 पार्ट ऑक्सीजन होगा तो 3 पार्ट हमें क्या लेना होगा, कार्बन। तो ग्राम में आप चेंज कर लीजिए इसको, मैं इसके जगह पे एक यूनिट लेता हूँ ग्राम। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे कि जैसे ही हम लोग 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो 3 ग्राम हमें क्या लेना पड़ता है, कार्बन लेना पड़ता है। अब आपको दिया, इसमें आपके लिए दिया क्या है कि कार्बन शुड बी यूज टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब कह रहा है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन पे 3 ग्राम ले रहा है, तो अब ऑक्सीजन कितना है, 40 ग्राम। 8 ग्राम पे 3 ग्राम कार्बन, तो 40 ग्राम पे कितना होगा। तो इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सिंस 8 ग्राम ऑक्सीजन reacts with 3 ग्राम of carbon. Therefore 1 ग्राम of oxygen react with 3/8 ग्राम ऑफ कार्बन। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ 3/8 मल्टीप्लाई 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 5 3 15 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये इसका सॉल्यूशन। एक तो ये तरीका था, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 40 को, कितना टाइम है, 5 टाइम है,
तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 तो 15 आ जाएगा। एक तो ये भी तरीका है, कई तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। तो ये किस लॉ को वेरीफाई कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसको भी नोट कर लें, 2 न्यूमेरिकल बताया और कुछ चीज़ें उस दिन छूट गई थी जिसको मैं एक बार और फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप। एक दो टॉपिक हैं जो मैं आपको बताना भूल गया था। टॉपिक थोड़ा सा सीक्वेंस में चलेगा तो ठीक रहेगा। एक टॉपिक था इसमें, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, एटॉमिसिटी। मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा दूंगा, मैं आपको क्या क्या पढ़ाया हूँ। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम पार्टिसिपेट करते हैं वो उतने एटम उस मॉलिक्यूल के क्या होते हैं, एटॉमिक, उस मॉलिक्यूल का क्या होता है, एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स कंटेंट इन ए मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल 2 तरह के थे, एलिमेंटल मॉलिक्यूल, कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट भी लिख देता हूँ और कंपाउंड भी। चाहे वो मॉलिक्यूल एलिमेंट का हो या कंपाउंड का हो, उसमें जितने एटम कंटेंट है, जितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स कंटेंट इन अ मॉलिक्यूल आर नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन में लिखता हूँ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब इसकी एटॉमिसिटी क्या है, एटम कितने हैं इसमें, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी। CO2 है, ये किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का तो 3 हो गए। ऐसे O3 ओजोन का, ये ओजोन मॉलिक्यूल है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं इसमें। H2O, इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, H2O का, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का, 3। NaCl का, कॉमन साल्ट का, इस साल्ट मॉलिक्यूल है, साल्ट मॉलिक्यूल, इसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, एक सोडियम का और 1 क्लोरीन का। तो इस तरह से एटॉमिसिटी आप लिख सकते हैं। एटॉमिसिटी मतलब किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम पार्टिसिपेट किए हैं, वो उसका होता है एटॉमिसिटी। तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको आगे अब बताऊंगा मैं आपको आयंस। अब मैं आपको बताऊंगा आयंस। पहले ये समझ लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े। हम पढ़े एटम पढ़ लिए, मॉलिक्यूल पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है आयंस। तो मैं आयंस को थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनसे थोड़ा हटके है, एटम से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा टॉपिक इसका हटके है। फर्स्ट टाइम तो आप पढ़ भी रहे हैं, तो आयंस है ना। देखिए आयंस मतलब होता है क्या, अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें पढ़ेंगे आप। क्योंकि आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन का नॉलेज होना जरूरी है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अब चूँकि इसमें हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटम हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज है नहीं, क्योंकि अभी तो उसका डिस्कवरी नहीं हुआ। वो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, चूँकि चैप्टर में दिया है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आयंस क्या होता है कि किसी एलिमेंट के एटम के लास्ट सेल से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है
तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब जितने भी मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो कुल मिला के ये चार्ज जो बार बार बोल रहा हूँ ये डिपेंड है इलेक्ट्रॉन के नंबर पे, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जा रहे हैं, डोनेट हो जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं, इस बात पर डिपेंड है। तो आयंस कितने तरह के हैं, आयंस है 2 तरह के, एक पॉजिटिव आयंस और एक है निगेटिव आयन। अब आपके मन में ये आएगा कि आयन बनने की ज़रूरत ही क्यों है, आयन बनेगा तो रिएक्शन होगा, आयन बनेगा तो रिएक्शन होगा। पॉजिटिव आयन को कैट आयन भी कहते हैं और निगेटिव को एन आयन भी कहते हैं, ये तो आपको जानना चाहिए। कैट आयन, एन आयन, केमिस्ट्री में यही वाले वर्ड यूज़ होते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो कैट आयन होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल हैं वो एन आयन होते हैं। तो मैं पहले आपको कैटायन के बारे में बताता हूँ। कैटायन, 1 मिनट थोड़ा सा इसमें इंक डाल लो। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी चीज़ें नोट लिखवाता हूँ बोर्ड पे उसको ज़रूर लिखिए, तो आपका नोट्स अच्छा बनेगा। चलिए कैटायन या पॉजिटिव आयन इसको शो करते हैं किससे, प्लस से, प्लस चार्ज होगा इसका, माइनस चार्ज होगा, है ना। कैटायन कब बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, किसका, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बनता है, कैटायन बनता है। या फिर डोनेट करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको कन्फ्यूज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मैं बता ही रहा हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। इसका डिस्कवरी होगा, इसके अलग साइंटिस्ट हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेना आपको। अब मैं आपसे बताया कि जितने भी मेटल हैं सब पॉजिटिव आयन शो करते हैं, यानी कि जितने भी मेटल हैं सब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते होंगे। भाई जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वही तो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो मेटल्स क्या हैं, मेटल्स शो पॉजिटिव चार्जेस, सारे मेटल पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है, एग्जाम्पल में पहले लिख देता हूँ। पॉजिटिव चार्ज Na+, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एक मेटल है, इस पर एक प्लस चार्ज होता है। इस एक प्लस का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। वैसे ही जिंक पर 2+ होता है, इसका मीनिंग हुआ कि जिंक एक मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है या फिर रिलीज़ किया है। और डोनेट और रिलीज़ कर रहा है तो इसका मतलब कोई लेने वाला भी तो होगा। अगर ये डोनर है तो ये एक्सेप्ट करने वाला भी कोई होगा, ये एक्सेप्ट करते हैं। तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों एक साथ चलता है, और इसी से एक डोनेट करने वाला और एक एक्सेप्ट करने वाला जब आपस में मिल जाते हैं लेने और देने की वजह से, तो उनसे कंपाउंड बनता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच कंपाउंड बनता है। तो जिंक पर 2+, इसको बोलते हैं सोडियम आयन, क्या बोलते हैं, सोडियम आयन, इसको जिंक आयन। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन देने, अब सेल क्या है ये भी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे ही हम इस एटम के बारे में पढ़ेंगे अंदर की बात, तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इसको देख लेंगे, सारे मेटल्स क्या हैं, मेटल शोज पॉजिटिव चार्जेस। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा है निगेटिव आयंस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एन आयन। इसको क्या बोलते हैं, एन आयन। हाँ, पॉजिटिव चार्जेस हो सकता है +1, +2, +3, ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे या फिर ऐसे, तीनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, तीनों सही है। मैथ नहीं है कि आगे पीछे मैं प्लस साइन का कोई मीनिंग है। ये बस ये शो कर रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये दो और ये 3, बस। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1+, या फिर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को चाहें तो आप जिंक ++ या जिंक +2, सब तरीके, तीनों तरीके सही हैं। एनायन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डोनेट करना नहीं, एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन कर लेते हैं। एक्सेप्ट करना या गेन करना, बात तो एक ही हुआ। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर ये डोनेट करने वाला है तो एक्सेप्ट करने वाला भी होगा, तो ये देने वाला और ये लेने वाला, तो जब देने और लेने वाले एक साथ रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसमें ये भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स शोज नेगेटिव चार्जेस, ये भी ऐसे शो कर सकते हैं आप, -1 -2 और -3 भी होता है। इसके बारे में बाद में जानेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, क्लोरीन ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्लोरीन आयन। इसे माइनस चार्ज ये शो कर रहा है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ले करके कर्ज कर लिया अपने, माइनस में चला गया, ये क्लोरीन आयन है। उसके बाद O2-, ये क्या, ऑक्सीजन आयन, तो ये पूरा नोट कर लें, बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, सारी बातें आप बहुत अच्छे से जानेंगे। इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स पे लिखते रहिए। मिटा देता हूँ। तो मैं आपको आज एटॉमिसिटी बताया, आयंस बताया, दो न्यूमेरिकल बताया, और भी न्यूमेरिकल अगर आपको, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल में, किसी भी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कमेंट में से सेंड कर देंगे, तो मैं उसको देख के सॉल्व कर दूंगा। और मैं आपको हाँ एक चीज़ और बताना है आपको कि कोई भी कंपाउंड है तो मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है। तो डोनेट और एक्सेप्ट करने से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। और ये जो कंपाउंड होते हैं आयनिक होते हैं, क्योंकि आयन से ही बना है, आयनिक कंपाउंड है। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं ले लूँ तो NaCl है। NaCl ब्रेक करके फिर वही बन जाएगा Na+Cl-। ये दोनों मिले तो ये बना था, और इसी को ब्रेक किए तो Na+Cl-। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये प्लस और माइनस होने की क्या ज़रूरत है, क्या कारण है, कैसा हो रहा है। ये दोनों मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ये सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट। ये प्लस माइनस दिखेंगे किस में, वाटर सॉल्यूशन होगा, जिसको हम एक्वा सॉल्यूशन है। ये कहाँ दिखेगा, इन एक्वा सॉल्यूशन में दिखेगा। पानी में जब घोलेंगे तभी आयन से ब्रेक होता है। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे ही वाटर में इनको डिजोल्व किया जाए तो डिजोल्व होकर के पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दे करके ब्रेक कर जाएंगे। तो इस टॉपिक में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। टॉपिक है आपका आगे, वैलेंसी बताया, उसके बाद मोनोवैलेंट वैलेंसी में अभी चीज़ और थोड़ा जान लेना हमें। वैलेंसी में एक टॉपिक है छोटा सा जिसको जान लेना है।
वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक है, जान लीजिए आप। वैलेंसी कितनी कितनी हो सकती है एलिमेंट्स, इसके बारे में जानना है। तो एक है वैलेंसी मोनोवैलेंट, जिसमें एक ही कोई चार्ज होगा। एक है डाईवैलेंट, एक है ट्राईवैलेंट और एक है टेट्रावैलेंट। मैं लिस्ट बना देता हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप। मोनो मतलब होगा 1, इसका मतलब होगा 1, एक वैलेंसी होगा। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब जैसा कि नाम दिख ही रहा है 3, और टेट्रा मतलब 4। ये वैलेंसीज हैं ना, ये वैलेंसीज हैं। कौन जो सिंगल प्लस चार्ज या माइनस चार्ज शो करेंगे वो क्या हो जाएंगे, मोनोवैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन, इस पर एक प्लस होता है। क्लोरीन एक माइनस होता है, -1। अच्छा, अभी पीछे बताया था ये क्या है, यही एक ऐसा गैस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन ही। बाकी सारे पॉजिटिव चार्ज वाले मेटल होते हैं, ये पीछे बताया था। क्लोरीन एक गैस, हाइड्रोजन भी गैस है। उसके बाद ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, उसके बाद फ्लोरीन -1, इतना जान लीजिए। और एक दो है, पोटेशियम +1, सिल्वर जिसको हम लोग अर्जेंटम बोलते हैं, एजी से शो करते हैं इसको, है ना, इस पर भी होता है +1। डाईवैलेंट वाले कौन से होंगे, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। उसके बाद सल्फर, कैल्शियम, अभी तो मैं आपको ऊपर बताया हूँ, जिंक +2, कॉपर +2। ट्राई में हो जाएगा एल्युमिनियम +3, नोट कर लीजिएगा इसको, एल्युमिनियम का। उसके बाद गोल्ड का होता है Au +3। तो ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक गैस है, इस पे होता है -3। 4 वाले कम होते हैं। कार्बन पे होता है, कार्बन C प्लस भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, +4। उसके बाद है सिलिकॉन, ऐसा ही -4। तो ऐसे है, आप नोट कर लीजिए। एक चार्ज होगा तो मोनोवैलेंट, 2 चार्ज प्लस और माइनस कोई भी 2 हो, प्लस और माइनस 1 हो तो भी मोनोवैलेंट कहेंगे, प्लस या माइनस हो तो डाईवैलेंट। अगर आपको मैं कैटेगराइज करने के लिए बोलूँ कि इसमें मेटल और नॉन मेटल पहचानिए, ये क्या है, प्लस है लेकिन ये नॉन मेटल है। क्लोरीन नॉन मेटल माइनस है, ये भी नॉन मेटल है माइनस है, नॉन मेटल है माइनस है। यही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है, चमक होता है। फ्लोरीन माइनस है तो नॉन मेटल है, पोटेशियम प्लस है तो मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल। इसको चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, M मेटल और नॉन मेटल को NM से। जहाँ भी माइनस चार्ज आपको दिख जाए आप समझ लीजिएगा कि वो नॉन मेटल है, जहाँ भी प्लस चार्ज दिख जाए तो समझ लेना है कि वो मेटल। ये भी नॉन मेटल और ये भी नॉन मेटल। एक यही नॉन मेटल ऐसा है जो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, ऐसे ही सब देख लेंगे आप, है ना। इसको नोट कर लेंगे। प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, चार्ज के अकॉर्डिंग उनको मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और बाकी का जो भी टॉपिक अब कल मैं बताऊंगा, तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि फार्मूला, कल से पढ़ेंगे हम लोग कि फार्मूला लिखे कैसे जाता है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ इसको। और मैं जैसे पहले भी बोला हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही मैं कोई वीडियो किसी टॉपिक पर अपलोड करूँगा वो तुरंत आपको मिलेगा। ये तो मैं क्लासें ले रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, 30-35 मिनट का, छोटे छोटे वीडियो जो कि मैं अलग अलग टॉपिक बनाता रहूँगा, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो वो भी वीडियो आपको बीच में मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, जिससे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई
मिलता रहे, जानते रहें, समझते रहें ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री में फार्मूला लिखा कैसे जाता है किसी कंपाउंड का, एलिमेंट का, कंपाउंड का। तो हम लोग का कल टॉपिक होगा फार्मूला, और अब तो मैं कल ही इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नोट बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, एक बढ़िया कॉपी बना लीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।